हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 12 में हम लोग ओसवाल के सैंपल पेपर्स कर रहे हैं ना अकाउंट्स में। मैंने लास्ट वीडियो में आपको 23 तक कराए थे, है ना। आज भी हम लोग 5 क्वेश्चंस और करने वाले हैं। सिर्फ 5 इसलिए क्योंकि सारे बड़े हैं, सारे 6 मार्क्स के हैं, ठीक है। और आपको बेसिक भी समझाना है, पांचों क्वेश्चन हटकर हैं। तो बिल्कुल बिना टाइम वेस्ट किए और बिल्कुल कंसंट्रेट होकर ये पांचों क्वेश्चंस बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बिल्कुल इन क्वेश्चंस को मत छोड़ना। चलिए, सबसे पहले 23 तक मैंने किया था। 23 का और ये रिडेम्पशन है ना, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन है। देखो, पास द नेसेसरी जर्नल एंट्री फॉर इशू ऑफ डिबेंचर for the following. Arman Limited issued 750 12% debenture of 100 each at a discount of 10%, redeemable at a premium of 5%. Sohan Limited issued 800 9% debenture of 100 each at a premium of 20% per debenture, 20 rupees per debenture, redeemable at a premium of 10 rupees per debenture. और बेटा एक बी पार्ट, X Limited obtained a loan of 4 lakh from IDBI Bank. The company issued 5,009% debenture of 100 each as a collateral security for the same. Show how these items will be presented in the balance sheet of the company. तो टोटल दो तो आपको रिडेम्पशन का है और एक कोलेटरल सिक्योरिटी का है। करें स्टार्ट। फर्स्ट, जर्नल एंट्री का फॉर्मेट तो हमें आता है, डेट, पर्टिकुलर, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है। एलएफ का ध्यान रखना। पहले फर्स्ट वाला देखो, ऐसे समरी बनाया करो। नंबर ऑफ डिबेंचर्स कितने बेटा, 750। 12% डिबेंचर 100 है, लेकिन 10 का डिस्काउंट हो गया तो कितने में इशू हुआ, 90 में। पहले इशू की एंट्री बनाना। मैंने रिडेम्पशन में आपको बार बार समझाया है कि पूरा क्वेश्चन कभी भी एक साथ मत करना, पहले सिर्फ इशू की एंट्री बनाओ। काय की एंट्री बनाओ, इशू की। तो फर्स्ट एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10% डिस्काउंट। 750 का 90 में इंटू करो, 67,500। ठीक है, ये इशू की एंट्री बनाई। अब ये लमसम में भी यही होता है, सारा पैसा एक साथ मिल गया। 750 डिबेंचर्स थे, 90 रुपीज के हिसाब से मिल गए। सेकेंड एंट्री क्या बनेगी बेटा, 12% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। मैं आपको लमसम की एंट्री समझा रही हूं, टू 12% डिबेंचर। ये इशू एट डिस्काउंट की एंट्री हो गई। 67,500, 10 रुपए का डिस्काउंट है, 750 का 10 में इंटू करूंगी, 7,500, यहां हो गए टोटल 75,000। ये एंट्री होती है इशू की। जब भी रिडेम्पशन का क्वेश्चन आए ध्यान से समझना, पहले इशू की एंट्री बना दो, आपकी कभी गलती नहीं होगी। पहले इशू की एंट्री बना दो, डिस्काउंट है तो माइनस करके लिख देना, प्रीमियम है तो प्लस करके लिखना, क्रेडिट में। ये बन गया। अब मैं क्या करूंगी, क्वेश्चन को आगे बढ़ूंगी। क्वेश्चन आगे है, रिडेमेबल एट प्रीमियम ऑफ 5%। रिडेमेबल एट 5% प्रीमियम। अब फेस वैल्यू कितनी है, 75,000। इस पे 5% एक्स्ट्रा पेमेंट करना है कंपनी को।
रिडेम्पशन पे, तो ये लॉस है, तो क्या लिखेंगे, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। कितना, 75,000 का 5%, 3750। और इसी को यहां पे लिखेंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट। हो गया क्वेश्चन। अब आप दोनों को प्लस करके एक साथ भी लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर लिख सकते हो, अलग अलग भी लिख सकते हो। प्रीमियम पे रिडेम्पशन हो रहा है, जितना अमाउंट है उसका इतना निकाल के यहां पे प्रीमियम से लिखना, यहां लॉस से लिखना। नरेशन क्या लिखेंगे, डिबेंचर्स इशू एट डिस्काउंट एंड रिडेमेबल एट 5% प्रीमियम। ठीक है, ये फर्स्ट केस कंप्लीट हो गया। इसका सेकंड, सोहन लिमिटेड, ये फर्स्ट हुआ है बेटा। अब सेकंड, नंबर ऑफ डिबेंचर 800, 9% डिबेंचर है 100 रुपीज, इट प्रीमियम ऑफ 20 रुपीज पर डिबेंचर रिडेमेबल एट प्रीमियम ऑफ 10 रुपीज। इशू किया है जब 20 रुपए डिबेंचर है, इशू किया है, इशू एट 20 रुपीज पर डिबेंचर, यानी कि 100 का डिबेंचर 20 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कितने में बेचा बेटा, 120 में। इशू करते वक्त कितनी प्रीमियम है, 120। पहले इशू का निकालना, रिडेम्पशन का मत लिखना। 20 रुपए यानी कि 20% ही हुआ, तो 800 इंटू 120, इसी में कर दूं मैं। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, 800 इंटू 120 कितना हुआ, 12 8 96। मैं इसी में वापस कर रही हूं, 800 इंटू 120, 96,000। ठीक, अब क्या करेंगे, अब इसमें देखो डिस्काउंट नहीं है, इसमें क्या है, प्रीमियम। तो सेकेंड एंट्री समझे, इस बार 12% नहीं 9% है, 9% डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिबेंचर्स, और यहां लिखूंगी टू सिक्योरिटी प्रीमियम। अब सिक्योरिटी प्रीमियम क्यों, क्योंकि बेटा अभी हम शेयर को डिबेंचर को इशू कर रहे हैं। इशू करते वक्त जो प्रीमियम होती है वो सिक्योरिटी प्रीमियम कहलाती है। तो 800 इंटू 100, 800 इंटू 20, 800 इंटू 120, यहां लिखो 96,000, यहां 80 और यहां पे 16। ये मेरा इशू एट प्रीमियम हो गया। लमसम का क्वेश्चन, इशू एट प्रीमियम, डिबेंचर्स एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम, डिबेंचर एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड विद प्रीमियम एंड रिडेम्पशन आल्सो प्रीमियम। अब देखो पहले इशू की एंट्री बना दी, फर्स्ट एंट्री और सेकंड एंट्री किसकी बनाई, इशू की। अब हम इनको कितने परसेंट, 10 रुपए पर डिबेंचर रिडेम्पशन। अब 80,000 रुपए के डिबेंचर्स हमने 96 में इशू किए थे, और जब रिडेम्पशन हो रहा है 5 साल 10 साल बाद, तो भी 10 रुपए पर डिबेंचर कंपनी एक्स्ट्रा पैसे पे कर रही है। तो रिडेम्पशन यहां लिखूंगी टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर। फेस वैल्यू 80,000 है बेटा, इसका 10 रुपए पर डिबेंचर बोला है उसने, 10 रुपए पर डिबेंचर रिडेम्पशन पर। तो कितना होगा, 800 इंटू 10, 8,000 रुपए। और जो ये रिडेम्पशन पे प्रीमियम है, ये यहां पर किस नाम से आती है, लॉस, लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। याद आ गया,
ये था हमारा रिडेम्पशन। अब अभी आपको रिवाइज हो गया ना, अब आप अपनी बुक के 2-3 क्वेश्चन जरूर कर लेना रिडेम्पशन के। 110% रिडेम्पशन की एंट्री एग्जाम में आएगी, आ गई समझो, बिल्कुल एग्जाम में आएगा, ये बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा, ये आपको करना ही करना है। और सिर्फ केवल इशू की एंट्री बनाकर एक लाइन नीचे और ऊपर लिखना है। मैंने बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट बना रखा है, अगर नहीं समझ में आया हो तो वहां से एक बार देख लेना, आपको बहुत अच्छे से रिडेम्पशन समझ में आ जाएगा। चलो अब इसमें एक और है छोटा सा, कि हमने लोन लिया है 4 लाख का IDBI से और 5,000 के 9% डिबेंचर हमने एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हैं, ठीक है। तो इसका आपको बैलेंस शीट बनानी, क्या बनानी है, बैलेंस शीट, ठीक है। तो एक एक्सट्रैक्ट बना देते हैं छोटा सा इधर, बैलेंस शीट, इसको साफ कर देती हूँ। इसी में 6 नंबर में उन्होंने एक पार्ट अपने को कोलेटरल सिक्योरिटी वाला भी दे दिया है, तो अपन बैलेंस शीट बना देते हैं। बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड, सिर्फ एक एक्सट्रैक्ट बना रहे हैं अपन, क्या बना रहे हैं बेटा, एक एक्सट्रैक्ट। क्या लिखते हैं सबसे पहले, सारा कैपिटल लिखना, इक्विटी एंड लायबिलिटी, नोट नंबर 1 और अमाउंट। लोन लिया है, किसमें आएगा, नॉन करंट लायबिलिटीज में, लॉन्ग टर्म बोरोइंग। कितने रुपए लिखूं बेटा, 4 लाख, ठीक है। सिर्फ इतना सा बनाना है और ये नीचे आपको शो करना है। याद आया, जब हम लोन लेते हैं और एज अ गिरवी है ना डिबेंचर्स को रखते हैं, तो हमने कितने का लोन लिया है वो हमें यहाँ लिखना है नॉन करंट लायबिलिटी में, 4 लाख का। और नीचे हमें ये नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, उसमें हमें लिखना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स जो आपने लिए हैं, कहां से लिया है, लोन लिया है फ्रॉम IDBI, और क्या गिरवी रखा है, 5,000 के डिबेंचर्स गिरवी रखे हैं आपने, तो वो यहां पे लिखना पड़ेगा, सेक्योर्ड बाय इशू ऑफ 5,000 9% डिबेंचर of 100 rupees each as a collateral security, और बाहर 4 लाख ही लिखेंगे। बाहर कहीं पर भी हम इसका जिक्र नहीं करेंगे। देखो 2 तरह से मैंने कोलेटरल सिक्योरिटी सिखाया था, एक तो जनरल एंट्री पास करने वाला, अभी जनरल एंट्री पास नहीं करना, उन्होंने सिर्फ ये पूछा है कि यदि आपने लोन लिया और एज अ डिबेंचर आपने कोलेटरल सिक्योरिटी रखा है तो आप बैलेंस शीट में कैसे लिखोगे। तो बैंक से लोन लिया है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग होगा, कितने का लोन है वो लिख देना, और उतने का ही लोन कहाँ से लिया है और उसके लिए आपने क्या गिरवी रखा है वो आपको अंदर शो करना है। तो मैंने 5,000 9% डिबेंचर 100 रुपीज ईच एज अ कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हैं। बाहर 4 लाख रुपए ही लिखना है, जितने का लोन लिया है वही अमाउंट लिखेंगे, जो डिबेंचर्स आपने गिरवी रखे हैं वो सिर्फ अंदर शो होंगे, ठीक है। तो ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन प्रिपेयर हुआ हमारा। हमने क्या प्रिपेयर किया, रिडेम्पशन और साथ में कोलेटरल सिक्योरिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया है अब हमारा रिटायरमेंट वाला, और इसमें वही चीज है कि इतने पैसे कैश में भी रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखो क्वेश्चन को, तो रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। पहले क्वेश्चन को देखें बेटा। मेघना, महक और मनदीप पार्टनर्स हैं, बैलेंस शीट दी हुई है। महक रिटायर्ड ऑन दीज डेट अंडर फॉलोइंग टर्म्स, रिड्यूस स्टॉक एंड फर्नीचर,
Provide doubtful debt. Goodwill was valued 12,000. Creditors 8,000 were settled at 7,100. ये थोड़ा सा एडजस्टमेंट है. और सबसे मेन जो अब है, महक should be paid off and the entire sum payable to Mahak shall be brought in by Meghna and Mandeep such a way that their capital should be in their new profit sharing ratio and a balance of 25,000 is maintained in the cash account. Prepare revaluation and partners capital. इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कहना ये चाहते हैं कि महक जो रिटायर्ड हो रही है तो महक को पैसे कौन देगा? मेघना और मनदीप. तो वो लोग जो पैसा लेकर आएंगे, ठीक है, इसके साथ साथ उनके कैश में अभी 27,000 है, वो कैश का बैलेंस भी 25,000 रखना चाहते हैं और अपनी जो कैपिटल है दोनों वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करना चाहते हैं. देखो मैं आपको समझाती हूँ वर्किंग नोट के थ्रू. पहले हम क्या बना लें? रिवैल्यूएशन. अच्छा, बैलेंस शीट नहीं पूछा है, सिर्फ रिवैल्यूएशन और पार्टनर्स कैपिटल पूछा है. ये कर रहे हैं हम 24, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है. सबसे पहले बनाते हैं रिवैल्यूएशन. रिवैल्यूएशन हमें आता है बनाना. सबसे पहले हमें स्टॉक और फर्नीचर को कम करना है, रिड्यूस करना है. अगर बैलेंस शीट भी बनानी होती तो साथ के साथ में बनाती, है ना. स्टॉक में से 5% कम कर देती और फर्नीचर में से 10%. स्टॉक कितने का है बेटा? देखो 28,000 सॉरी, तो 5% कम करना है टू स्टॉक. 2800 का आधा हो गया 1400. फर्नीचर को 10%, ये भी नुकसान है. तो 5,000 का 10% 500. फिर हमें डाउटफुल डेटर्स पे 10% बनाना है, तो 20,000 का 10% यानी कि 2,000. 2,000 रुपए हमारे पैसे डूबने वाले हैं. मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है. प्रोविजन ऑन डेटर पूरा लिखना, डाउटफुल है ना. 2,000. और ये हमारा बेनिफिट है. कैसे? 8,000 रुपए क्रेडिटर्स को हमें पैसे देने थे, बट हमने 7,100 रुपए में ही सेटल्ड कर लिए. देने कितने थे क्रेडिटर्स को? 8,000, बट हम देंगे कितने? 7,100. तो लाइबिलिटी कम हो रही है. तो हमारा बेनिफिट है 900 रुपए से 900 रुपए हमें कम देने पड़ेंगे. चलिए क्या आया भाई? प्रॉफिट की लॉस 1400, 500, 1900 और 2,000, 3,900, जिसमें से 900 गए. 3,000 का इधर आया. इधर आता तो प्रॉफिट. लॉस आया बाय लॉस ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स. कितना बेटा? 3,000. अब रेशियो नहीं दिया है. पार्टनर के नाम क्या है? पार्टनर के नाम है मेघना, महक और मनदीप. मेघना, महक और मनदीप. रेशियो नहीं दिया हो तो कैसे बांटेंगे? इक्वल. तो 3,000 तीनों में बढ़ जाएगा. 1,000, 1,000 और 1,000. ठीक है. अब बनाएं पार्टनर्स कैपिटल. लाइन खींचो. मेघना, महक और मनदीप. ये डेबिट साइड और ये क्रेडिट साइड. मेघना,
महक और मनदीप। सबसे पहले क्या लिखते हैं, बैलेंस कैपिटल का, रिटायरमेंट, एडमिशन, कुछ भी हो, सबसे पहले तो बैलेंस ही लिखना है। ये ध्यान रखना, यदि क्वेश्चन गलत भी हो जाता है तो भी हर एक चीज का मार्क्स है, ठीक है। आपने 4 चीजें यहाँ सही लिखी है तो भी नंबर मिलते हैं, इसलिए कभी भी क्वेश्चन को पूरा नहीं छोड़ना, अटेम्प्ट हर क्वेश्चन को करना है। कैपिटल दे रखी है 20,000, 14,500 और 10,000, ठीक। इसके बाद जनरल रिजर्व दे रखा है, तो जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दूं। रिटायरमेंट कर रहे हैं, एडमिशन होता तो क्या करते, नया पार्टनर क्या कैपिटल लाया, फिर गुडविल का पैसा डिस्ट्रीब्यूट करते, बट अभी रिटायरमेंट है, यहाँ पे हम महक को रिटायर्ड करेंगे तो वो अपने हिस्से की सब चीजें लेके जाएगी। तो जनरल रिजर्व 7.5 तीनों में बटेगा, 2500, 2500 और 2500। इस तरफ भी चेक कर लो, असेट्स में P&L या कुछ दे रखा है क्या, नहीं। चलिए रिवैल्यूएशन का लॉस है, इधर लिख दूं। सारे प्रॉफिट इधर आते हैं, लॉस इधर आएगा, 1000, 1000 और 1000। अब देखो, गुडविल वॉज वैल्यूड 12,000, कौन जा रहा है, महक, तो महक को गुडविल कौन देगा, मेघना और मनदीप। जर्नल एंट्री सिखा देती हूँ वापस से, महक पूरा, मेघनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, मेघनास कैपिटल अकाउंट डेबिट, मनदीप्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। रिटायरमेंट में गुडविल की एंट्री आती ही आती है। जो पार्टनर रिटायर्ड हो रहा है उसका नाम नीचे लिखना, क्योंकि ठीक है, और ये इनको गेन हो रहा है, ये सेक्रीफाइस कर रहा है, गेनर टू सेक्रीफाइसर। अब यहाँ जो गुडविल दे रखी है आपको 12,000 रुपए, ये 12,000 वॉज वैल्यूड, यानी कि ये फर्म की गुडविल है। किसकी गुडविल है, फर्म। तो हमें पहले किसकी निकालनी होगी, महक, क्योंकि कौन जा रहा है, महक। तो महक की गुडविल कितनी आई बेटा, तो तीनों का रेशियो 1, 1, 1, क्वेश्चन में नहीं दे रखा है तो 1, 1 मानेंगे। महक का रेशियो 12,000 इंटू 1/3 यानी कि 4,000। तो आधी गुडविल मेघा देगी, मेघना, और आधी कौन देगा, मनदीप। रेशियो क्या रहेगा इनका भी 1, 1, ठीक है। याद करो, यदि ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दिया होता है तो हम गेनिंग रेशियो निकालते हैं। रिटायरमेंट में गुडविल गेनिंग रेशियो में बढ़ती है, गेनर टू सेक्रीफाइसर, लेकिन अभी रेशियो नहीं दिया है तो दोनों के रेशियो में बढ़ जाएगी। तो दोनों कितनी गुडविल देंगे, 2 और 2। महक कितनी लेके जाएगी, 4,000 गुडविल। कॉन्ट्रा एंट्री यहां कैसे लिखोगे, देखो 2 महक लिखा है तो 2 महक लिख दो, 2 महक, और लिखूंगी किस केस में बेटा, मेघना और मनदीप में। मेघना में भी 2,000 और मनदीप में भी 2,000, ठीक है। और इस तरफ किसका नाम लिखूंगी, बाय मेघनास कैपिटल और बाय मनदीप्स कैपिटल, और लिखूंगी किस केस में, महक, क्योंकि महक को पैसे देने। ठीक हो गया क्वेश्चन। अब सबसे मेन जो चीजें हमें करनी है, पहले हम इनकी कैपिटल निकाल लें। क्या निकाल लें, इनकी कैपिटल, और महक को हमें पैसे देने। महक को कितने पैसे देने पहले तो वो देखें। तो 14,500 प्लस 2,500 प्लस 4,000 माइनस 1,000, हमें महक को तो 20,000 रुपए देने। ठीक, देखो हमें वर्किंग नोट इधर बनाना है। सबसे पहले हमें महक को पैसे देने, ठीक है, कितने, 20,000। हम ये देखना चाहते हैं टोटल हमें कितने कैश की रिक्वायरमेंट है। तो 20,000 रुपए तो महक को देना है क्योंकि उसको सेटल करना है, वो रिटायर्ड हो रही है। ठीक, अब मेघना की कैपिटल कितनी आ रही है, 20,000 प्लस 2,500, जिसमें से मैं 2 और 1 3,000 माइनस कर दूं, 19,500।
ये मेघना की एडजस्टेड कैपिटल आ रही है 19,500 प्लस मनदीप की निकालो। एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल का क्वेश्चन है ये, क्योंकि दोनों पार्टनर अपने नए रेशियो में अपनी कैपिटल एडजस्ट करेंगे। तो मेघना की कैपिटल निकाल ली, इनको प्लस करके उसमें से इनको माइनस किया। ऐसे ही बेटा 10 और 2 12,500, 12,500 में से कितने गए 3,000, तो 9,500 मनदीप की। ये तो एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। अब सुनिए ध्यान से, आपके पास कैश का बैलेंस दिया हुआ है 27,000, 27 ही दे रखा है ना। 27,000। अब इस 27,000 में से वो कह रहे हैं कि कैश का जो बैलेंस है वो हमें अभी भी 25,000 रुपए मेंटेन करना है। ध्यान से सुनना, कैश का बैलेंस 25,000 रुपए हमें मेंटेन करना है। तो यहाँ तो 27 है, 25 ही मेंटेन करना है। लेकिन इसमें से कैश में से पेड टू क्रेडिटर 27,000 रुपए तो मेरे बचे ही नहीं है, क्योंकि मैंने 7,100 रुपए क्रेडिटर को दे दिए। तो मेरे 27,000 रुपए में से 7,100 रुपए चले गए, क्रेडिटर को पेमेंट कर दिया। तो मेरा कैश का बैलेंस कितना बचा है? सिर्फ 19,900। कितना बचा है? 19,900 ही है मेरे पास। और मुझे कैश में बैलेंस जो रखना है वो 25,000 रुपए रखना है। कितने रखना है? 25,000। इसका मतलब मुझे कैश की भी रिक्वायरमेंट है। जो पैसा कौन लाएंगे? मेघना और मनदीप। हमने क्वेश्चन में लिखा है कि 25,000 रुपए का कैश बैलेंस होना चाहिए। आपके पास बैलेंस तो 27 का था, लेकिन उसमें से 7,100 तो आपने क्रेडिटर्स को दे दिए, तो आपका बैलेंस 19,900 ही है और आपको उसको 25,000 रखना है। तो आपको और पैसे चाहिए 5,100, इतना पैसा और चाहिए। तो इसको भी जोड़ेंगे, मतलब टोटल हमारे पास कितने रुपए होने चाहिए? कैपिटल नए रेशियो में एडजस्ट होगी, इतना पैसा महक को देना है, इतने की रिक्वायरमेंट है। टोटल 20,000 प्लस 19,500 प्लस 9,500 प्लस 5,100, 54,100 रुपए टोटल है जो इनको चाहिए। तो टोटल 54,100 रुपए ये अपने न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में एडजस्ट करेंगे। दोनों का रेशियो क्या रहेगा? 1:1। 54,100 को 2 में बांट दो, 27,050। 27,050 इसकी कैपिटल होनी चाहिए, 27,050 इसकी कैपिटल होनी चाहिए। ये दोनों की कैपिटल होनी चाहिए। अब कैपिटल तो इतनी है, यानी कि बाकी पैसा ये घर से लाएंगे, तो वो पैसा अपन यहाँ लिखेंगे। हमको ये सबसे पहले 54,100 जो है वो यहाँ पे नीचे लिख देना है, टू बैलेंस CD। मेघना की नई कैपिटल होगी 27,050 और मनदीप की भी होगी 27,050। अब इनकी कैपिटल इतनी तो हो ही नहीं रही, इनकी तो 19,500 9,500 ही हो रही थी। ये तो पैसा इनको चाहिए, तो यहां पर आपको कैसे पैसा निकालना है अब देखना। इतना क्लियर है? फिर से बताऊं क्या? एक बार फिर से समझो। टोटल एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल रिटायरमेंट का क्वेश्चन है। पहले कैपिटल लिख दी, जनरल रिजर्व, गुडविल, लॉस, गुडविल। ठीक है। अब मुझे महक को पैसे देने हैं, 5,100 रुपए कैश भी लाना है और इनकी कैपिटल, सबको जोड़ के टोटल इतना होना चाहिए। इसको नए कैपिटल में बांट देना और जो डिफरेंस आएगा उसको कैश के नाम से लिखेंगे। देखो, बाय कैश घर से ही लाना पड़ेगा दोनों को। कितने पैसे घर से लाएंगे? जोड़ो इसको, 27,050 प्लस 2 और 1 3, 30,050 में से 22,500 गए। 7,550 रुपए मेघना अपने घर से लाएगी ताकि कैपिटल नहीं हो जाए और पैसा उनका पेमेंट हो जाए। 7,550 सही है। दूसरा, मनदीप की जोड़ो,
ये भी 30,085 है। 30,050 में से 10 और 2 12,500 रुपए माइनस हुए। इसको कितने रुपए घर से लाने पड़ेंगे? 17,550। इसका टोटल 21,000। ये क्वेश्चन हुआ। क्लियर है? क्या करना है? महक को कितना पेमेंट देना है, कितना कैश की रिक्वायरमेंट है, वो प्लस करके एडजस्टेड कैपिटल प्लस करके नए रेशो में बांट देना, और जो न्यू रेशो में बांटोगे उसको बैलेंस सीडी करके लिखना। ये इनकी नई कैपिटल होगी। तभी ये नई कैपिटल होने के लिए इसको इतने पैसे घर से लाने पड़ेंगे और इसको इतने पैसे घर से लाने पड़ेंगे। क्यों? क्योंकि 20,000 का तो महक को पेमेंट होगा और बाकी कैश का बैलेंस भी हमको 25,000 रखना है। कैश का बैलेंस 25,000 रखना था, उसका बैलेंस तो 27 था, लेकिन 7,100 रुपए हमने क्रेडिटर्स को दे दिए तो बैलेंस कम हो गया था और बैलेंस मुझे 25 रखना है। अगर ऐसा बोले कि रिक्वायर्ड बैलेंस इतना है तो आप देख लेना कितने पैसे कम पड़ रहे हैं, वो कैपिटल में ऐड करके फिर डिस्ट्रीब्यूट करना। ठीक है, बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और अगला वाला इससे भी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं क्वेश्चन पढ़ देती हूँ, आप तब तक सोचो, मैं बोर्ड रब करती हूँ। Varun and Vivek were partners in a firm sharing profit ratio 3:2. The balance in their capital and current account. करंट अकाउंट का बैलेंस और कैपिटल दे रखा है, मतलब कैपिटल फिक्स्ड है। पार्टनरशिप डेट प्रोवाइडेड that Varun was to be paid salary of 5,000 per month, whereas Vivek was to get a commission of 30,000 for the year. Interest on capital was to be allowed 8% per annum, whereas interest on drawing was to be charged 6% per annum. The drawing of Varun were 3,000 at the beginning of each quarter, while Vivek withdrew 30,000 first September. The net profit of the firm before making above adjustment 1,20,000. Prepare P&L and partners capital current account. सोचो क्या होगा। अभी कर रहे हैं हम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है इस क्वेश्चन में? मेन प्रॉफिट कम है और कमीशन सैलरी ज्यादा है, ऐसी कंडीशन होती है जितना जिसको मिलने वाला है उस रेशियो में ही हम प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आज का जो वीडियो है ना, इसके 5 क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल एग्जाम में आ ही रहे हैं, समझ लेना। यही सब टॉपिक आने वाले हैं, सिर्फ नाम और डिजिट चेंज होंगे। सबसे पहले P&L एप्रोप्रिएशन बनाते हैं। अब देखो P&L एप्रोप्रिएशन, ये 24 का और वाला क्वेश्चन है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट कितना अवेलेबल है? 1,20,000। ठीक है, तो नेट प्रॉफिट तो हम लिख देते हैं, बाय P&L करके लिख सकते हैं, नेट प्रॉफिट करके लिख सकते हैं 1,20,000। सबसे पहले मैं निकाल लेती हूं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, क्योंकि चाहे प्रॉफिट कितना भी हो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो मैं लूंगी ही सही। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के लिए देखो 3,000 एट द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। ईच क्वार्टर ध्यान से सुनना, भूल गए हो तो। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ईच क्वार्टर बोला है, तो एवरेज पीरियड कितना होगा? रिवाइज करवा रही हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। बेटा मैं सिर्फ सैंपल पेपर नहीं कर रही हूँ, आपको रिवाइज भी हर टॉपिक करवा रही हूँ। हर क्वार्टर का पहला मंथ, मतलब पहले ड्राइंग यहाँ की होगी, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ। क्या था एवरेज पीरियड का फॉर्मूला? टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग
प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, पहली ड्रॉइंग के बाद पूरे 12 महीने, क्योंकि 1 अप्रैल को ड्रॉइंग किए तो, और फिर 1 जनवरी को की होगी तो 1 2 3, पहली ड्रॉइंग के बाद कितने महीने और आखिरी ड्रॉइंग के बाद कितने महीने, तो 15 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 7.5 महीने। ड्रॉइंग कैसे निकलेगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, तो भाई 3,000 रुपए हर क्वार्टर, तो 4 क्वार्टर होंगे टोटल, यानी कि 12,000 टोटल ड्रॉइंग इनटू कितना परसेंट इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8% और इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 6%, तो 6/100 इंटू 7.5 अपॉन 12, ये किसकी निकलेगी, वरुण की। और फिर किसकी निकालू मैं ऐसे ही, विवेक। अब विवेक की ड्राइंग में उन्होंने डायरेक्ट अमाउंट दे दिया है कि विवेक ने 30,000 रुपए ड्राइंग की है, तो डायरेक्ट 30,000 इंटू 6%, और ड्राइंग की कब है, 1 सितंबर को। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 7 महीने। दोनों में अंतर क्यों, क्योंकि वहां ईच वाली बात थी, हर महीने निकालता है, हर 3 महीने में, तो वहां एवरेज पीरियड निकालना है। जब डायरेक्ट टोटल अमाउंट दे दिया जाए तो फिर केवल महीने काउंट कर लो, कितने महीने हुए, 7/12, ठीक है, दोनों की निकालो। 12,000 इंटू 6% इंटू 7.5 डिवाइडेड बाई 12, 450 रुपए। आया समझ में, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग का कंसेप्ट क्लियर हो गया। 30,000 6% इंटू 7 डिवाइडेड बाई 12, 1,050, ये आ गए आपके इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के 1,500 रुपए। ठीक, अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। अब मुझे वर्किंग नोट की बात करूं मैं पहले, वर्किंग नोट्स। मुझे वरुण को देनी है सैलरी, वरुण वॉज टू बी पेड सैलरी 5,000 पर मंथ, तो 5,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से मुझे उसको सैलरी देनी है 60,000। विवेक को मुझे 30,000 देना है कमीशन, विवेक को क्या देना है, मुझे 30,000 कमीशन, ठीक है। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है 8%, तो 8% इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, कैपिटल या करंट, कैपिटल पे, तो कैपिटल 3 लाख की है, तो 3 लाख का 8%, 3 लाख का 8%, 24,000, यानी कि मुझे वरुण को देने हैं टोटल 84,000, है ना। और उसकी कैपिटल 2 लाख है, तो 2 लाख का 8%, मुझे इसको देना है 16,000, ठीक है, तो 30 और 46,000। अब मुझे एक को देना है 84,000 और एक को देना है 46, 84 और 46, 1,30,000 रुपए देने, जबकि मेरे पास सिर्फ 1,21,500 रुपए ही अवेलेबल हैं। बात समझ में आई। मुझे वरुण को सैलरी देना है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी देना है, मुझे विवेक को कमीशन देना है और आईओसी देना है, मुझे विवेक को 46,000 रुपए देना है और वरुण को 84,000 देना है, लेकिन मेरे पास तो पैसे ही नहीं है भाई, मेरे पास तो सिर्फ 1,21,500 रुपए ही हैं। क्या करेंगे, जब प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होता है तो हम 1,21,500 को ही बांटेंगे, यहां लॉस नहीं लिखेंगे। लॉस तब लिखेंगे जब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ऐसा लिखा हो, यहां पूरे क्वेश्चन में कहीं पे भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा है, तो हम हमारा क्वेश्चन 1,21,500 को ही बांटेंगे। यहां लिखेंगे 2 नेट डिविजिबल प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स करंट अकाउंट, कैपिटल में नहीं डालेंगे, करंट में डालेंगे। 1,21,500 रुपए ही बांट दूंगी। कैसे बांटूंगी, रेशियो में,
रेशियो कितना दिया है? रेशियो क्वेश्चन में दिया है 3:2। नहीं, मैं 3:2 में नहीं बांटूंगी। मुझे वरुण को देना है 84,000 और विवेक को देना है 46,000, तो मैं इस रेशियो में बांटूंगी। ऐसा एक क्वेश्चन जय विजय वाला है टीएस ग्रवाल में, मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट बोला है वो क्वेश्चन। जब प्रॉफिट सफी और कबीर जोरावर, दोनों क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना। अगर ये प्रॉफिट हो और आपको देना ज्यादा हो तो जो देना है ना उससे रेशियो निकालेंगे और उसको बांटेंगे। तो 1,21,500 इंटू 84 डिवाइडेड 130, 78508, ये आपका आंसर आ गया 78। पहला किसको मिलेगा? वरुण, 78508 और दूसरा विवेक। ठीक है, तो विवेक का यहीं से लिख देती हूं मैं, 42992 आएगा। अब ये झगड़ा नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि इनको जितने पैसे मिलने थे उसके अकॉर्डिंग हमने बांटा है। ठीक है, जब प्रॉफिट कम हो तो ऐसी कंडीशन में जितना जिसको मिलेगा उससे रेशियो निकाल के बांटेंगे। अब आगे क्या करना है? आगे क्वेश्चन में इन्होंने पार्टनर्स कैपिटल और करंट भी बोला है, चलो जल्दी से बना देते हैं। व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, जब कैपिटल फिक्स्ड होगी तो पहले बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसमें सिर्फ कैपिटल लिखेंगे। ठीक है, क्या लिख दूं? बाय बैलेंस बीडी कितना है? 3 लाख और 2 लाख। इसमें कुछ समझाने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए मैं यहां दादा उससे नहीं कर रही हूं ना। और यहां लिख दूंगी टू बैलेंस सीडी। कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखेंगे और बाकी सब चीजें कहाँ आएंगी बेटा? करंट अकाउंट में। पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये रहा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर के नाम वरुण और विवेक, वरुण और विवेक। ध्यान देना, एक का डेबिट और एक का क्रेडिट लिखा हुआ है। ठीक है, जिसका जिधर लिखा है उधर लिखना। वरुण का क्रेडिट है बाय बैलेंस बीडी और विवेक का डेबिट लिखा है तो डेबिट में बैलेंस डालना, जिसका जिधर बैलेंस दिया उधर लिख देना। कितने रुपए? 28,000। फिर ये पार्टनर्स को मिल रहा है 2, तो कहां डालूं? बाय साइड, बाय नेट डिविजिबल प्रॉफिट 78508 और 42992। और इस तरफ क्या आएगी? ड्राइंग नहीं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पहले ड्राइंग लिखना फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखना। जल्दबाजी में ऐसा नहीं सिर्फ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिखे आओ, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इधर कैपिटल आती है, इधर आईओसी आता है, बट कैपिटल हमने ऊपर लिख दी है ना। आईओसी होता तो यहां लिखते। याद करना, ध्यान देना, कैपिटल यदि फिक्स्ड होती है तो कितने अकाउंट बनते हैं? 2। कैपिटल अलग लिखते हैं और बाकी सब चीजें अलग लिखते हैं। और डेबिट में क्या आता है? ड्राइंग और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो ड्राइंग कितनी आएगी? वरुण की टोटल ड्राइंग थी 12,000 और इसकी टोटल ड्राइंग है 30,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 450 और 1,050। जोड़कर क्या निकालना है? बैलेंस सीडी। इसका किधर आएगा? इधर ज्यादा है तो इधर आएगा 2 बैलेंस सीडी 1,78,508। 12,450 166,058। ये आपका आंसर आ गया 166,058।
और बेटा इसका विवेक का इस तरफ आएगा, देखो इधर ज्यादा है तो इधर लिखना बाय बैलेंस CD। ये कौन सी कैपिटल निकल रही है बेटा? क्लोजिंग। 30 और 28 58 प्लस 1050 माइनस 42992 16058। ठीक है, टोटल इसका था 59050। क्लियर? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से प्रैक्टिस करना। इसके बाद अब डी सॉल्यूशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, उसके भी पॉइंट सारे चेंज है। और उसके बाद जो अभी आप लोगों को प्री बोर्ड में बहुत बार आए थे, शेयर्स के क्वेश्चन में MCQs है ना, वो दोनों क्वेश्चन और करेंगे। डी सॉल्यूशन का क्वेश्चन है बेटा, सनी एंड बॉबी वर पार्टनर्स, फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 3:2 है। बैलेंस शीट देखो, EPF भी दिया है, मिसेस सनीज लोन दिया है, ये एक्सटर्नल होगा और सनी लोन इंटरनल होगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया है और इन्वेस्टमेंट भी दिया है। जब इन्वेस्टमेंट दिया हो तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, फिर हम उसको रियलाइजेशन में लिखते हैं। फर्म वॉज डिसॉल्व ऑन 31st March. Sunny promised to pay off Mrs. Sunny's loan. Okay. Bobby took away stock 20% discount in 80% of investment and 10% discount. Dharam, a debtor, 60,000 had to pay the amount due 2 months after the date of dissolution. तो 2 महीने का डिस्काउंट है 9% for making immediately payment. Creditors were paid 1,75,000 in full settlement of their claim. 90% of other fixed assets 1,98,000 and remaining were realized discount of 15%. Balance of investment was sold at 75% value and fixed deposit were realized 110. There was an old furniture which has been written off completely from the books. Bobby took away the same in 41,000 against his loan. उसके लोन के अगेंस्ट में उसने 41,000 का फर्नीचर ले लिया, तो ये आपको रियलाइजेशन में शो करना होगा। एंड बैलेंस टू हिम वाज गिवन इन कैश। रियलाइजेशन के एक्सपेंसेस 20,000 वर पेड बाय सनी एंड बॉबी इक्वली ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना है। एक एक का वर्किंग नोट बताती हूँ ताकि पूरा डी सॉल्यूशन रिवाइज हो जाए, है ना। चलो सबसे पहले तो ये कर रहे हैं हम 25th रियलाइजेशन अकाउंट। सबसे पहले डेबिट में क्या लिखते हैं? कैश या बैंक को छोड़कर सारी असेट्स। पहले सारी असेट्स लिख लेते हैं, टू ऑल एसेट्स। बैंक को नहीं लिखना। फिक्स डिपॉजिट 70,000, स्टॉक 86 से कितना है? 86। फिर इन्वेस्टमेंट 1,04,000। फिर डेटर्स, क्या सिखाया है मैंने? डेटर्स में कौन से वाले लिखने चाहिए बेटा? अंदर ग्रॉस वैल्यू, बाहर प्रोविजन डेट, जो डाउटफुल डेट है माइनस करने वाला नहीं, वो इधर लिखना हमेशा। इधर क्या लिखते हैं अपन? ऑल एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। इधर लिखना प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। कितने रुपए? 12,000। इनका करना कुछ नहीं है, इनका कोई पेमेंट नहीं होता, सिर्फ ये इधर लिखना है।
डेटर्स इधर लिखना पूरे ग्रॉस वैल्यू के 1,77,000, ठीक है। डेटर्स हमेशा अंदर वाले लिखना और प्रोविजन हमेशा इधर लिखना। फिर उसके बाद अदर फिक्स एसेट्स 3,80,000 और डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लॉस होता है, P&L में डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां नहीं लिखेंगे। और सनी का लोन, पार्टनर का लोन यहां नहीं लिखते, पार्टनर का लोन अलग से बनता है, सनी पार्टनर है इसलिए वो भी यहां नहीं लिखेंगे। लाइबिलिटीज, क्रेडिटर्स 1,90,000, बिल पेबल 1,10,000, EPF ये भी लाइबिलिटी होती है, पेमेंट करना होता है 50,000। और मिसेस सनी, सनी की बीवी, ये बाहर की हुई, इसे भी लिखेंगे मिसेस सनीज लोन 55,000, ठीक है। बॉबी का लोन नहीं आएगा, इंटरनल है। और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ये भी लिखना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्यों लिखना पड़ेगा? क्योंकि इन्वेस्टमेंट है, अगर इन्वेस्टमेंट है तो फंड आएगा, अगर इन्वेस्टमेंट नहीं है तो फंड नहीं आएगा, पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, ठीक है। चलो दोनों तरफ का पहले टोटल लगा देते हैं, फिर एक एक को समझते हैं। 70, 86, 1,04,000, 1,77,000 और 3,80,000। इधर आ गया बेटा 8,17,000, इस तरफ 12,000, 1,90,000, 1,10,000, 50,000, 55,000 और 30,000, 4,47,000, ठीक है। अब हम एक एक चीज को करते हैं जो इन्होंने कहा है हमें। सनी प्रॉमिस टू पे ऑफ मिसेस सनी लोन, मिसेस सनी कहाँ है? ये है, इसको कौन पेमेंट करेगा? सनी। तो इधर लिखा है तो पेमेंट कहाँ होगा? इस साइड। यहां लिखूं टू, कौन कर रहा है भाई? सनी। तो टू सनीज कैपिटल अकाउंट मिसेस लोन, कितना पेमेंट कर दिया? 55,000, ठीक। ये मिसेस का लोन खत्म हो गया। एक एक करते चलो। मिसेस सनी लोन, तो सनी ने पेमेंट कर दिया है। जब लाइबिलिटी या एसेट्स पार्टनर लेता है तो पार्टनर के नाम से लिखते हैं, और यदि बेचते हैं तो कैश या बैंक के नाम से। याद आया? चलो अगला पॉइंट, बॉबी टूक ओवे स्टॉक 20%, ठीक है। अब देखो बॉबी ने क्या लिया है? स्टॉक। तो पहले यहां लिखूं बाय बॉबीज कैपिटल अकाउंट, ठीक। अब देखो वर्किंग नोट में डालो स्टॉक। अब मेरे पास स्टॉक कितने का है? 86,000 का है। अब इन्होंने 20 बॉबी टुक ओवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, टुक ओवे स्टॉक एट 20% डिस्काउंट, मतलब 20% डिस्काउंट पे लिया है। तो 86,000 का 20% हुआ 17,200, माइनस कर दिया तो 68,800। ये किसने ले लिया? बॉबी ने। तो यहां लिख देती हूं बॉबी ने स्टॉक लिया है 68,800, ठीक है बेटा। स्टॉक खत्म हो गया, इधर से चला गया। फिर और साथ में उन्होंने 80% ऑफ द इन्वेस्टमेंट भी ले लिए। इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं लिया है, इन्वेस्टमेंट पूरा नहीं लिया। इन्वेस्टमेंट था 1,04,000 का, उसने केवल कितना लिया है? 80%। कितना लिया है? 80%। तो 20% बचा हुआ है, ध्यान रखना।
ऐसे लिख लेना चाहिए। 1,04,000 का 80% कितना हुआ? 83,200। और 1,04,000 का 20% कितना हुआ? 20,800। ठीक है, तो बॉबी ने सिर्फ कौन सा लिया है बेटा? 80% वाला लिया है। ठीक है, अब ये उसने क्या लिया? बुक वैल्यू पे लिया है, डिस्काउंट पे लिया है, प्रॉफिट पे लिया है। तो उसने 10% डिस्काउंट पे लिया है। कितने परसेंट डिस्काउंट पे? 10%। तो 83,200 में से 8320 माइनस कर दो, 74,880। ये 10% डिस्काउंट माइनस कर दिया, 74,880। 74,880। तो ये इन्वेस्टमेंट भी लिया बॉबी ने। बॉबी ने कितनी चीजें ली? 2। क्लियर? बॉबी ने एक पूरा स्टॉक ले लिया और एक 80% इन्वेस्टमेंट ले लिया 10% डिस्काउंट पे। दोनों को जोड़ दो तो 1,43,680। 1,43,680 ये बॉबी का हो गया। आगे बढ़ो, 1 बाय 1 पॉइंट करना। अब धर्म एक डेटर है 60,000 के, हैड टू पे द अमाउंट ड्यू 2 मंथ आफ्टर द डेट। हमने कहा था कि 2 महीने बाद पेमेंट हो जाएगा, लेकिन धर्म ने इमीडिएटली पेमेंट कर दिया, तो हमें उसे 2 महीने का क्या देना होगा? डिस्काउंट। ठीक है, तो 60,000 का धर्म कितने के डेटर थे? 60,000 के। कितना परसेंट डिस्काउंट? 9%। कितने महीने पहले दे दिया उसने? 2 महीने पहले। डिस्काउंट निकालो, 60,000 इंटू 9% इंटू 2 डिवाइडेड बाई 12, 900 रुपए है ना? कितने रुपए? 900। तो 900 रुपए का उसको डिस्काउंट मिल जाएगा। तो हमें धर्म से कितने रुपए मिले? 59,100। धर्म से कितने मिले? 59,100। अब आपके टोटल डेटर थे कितने के? 1,77,000 के। ध्यान से सुनना, आपके टोटल डेटर्स है 1,77,000 के, जिसमें से 60 तो धर्म के थे। बाकी कितने बचे? ये ध्यान रखना, रिमेनिंग। तो 177 में से 60 चले गए, तो 1,17,000 के बाकी डेटर्स बचे हैं। बात समझ में आई? फिर से सुनो, आपके पास टोटल डेटर कितने के थे? 1,77,000 के, जिसमें से 60,000 धर्म के। मतलब मुझे 1,77,000 रुपए मार्केट से लेना है, जिसमें से 60,000 के किसके पास है? धर्म। लेकिन उसको कहा था उसने कि मैं 2 महीने बाद पेमेंट कर दूंगा, पर उसने मुझे अभी पेमेंट कर दिया, तो मुझे उसे 2 महीने का डिस्काउंट देना पड़ेगा। तो धर्म से मुझे 59,100 रुपीज मिलेंगे, और बाकी डेटर से 1,17,000 कितना मिलेगा वो तो अभी आगे पता चलेगा। आगे बढ़ो। क्रेडिटर्स वर पेड 1,75,000 इन फुल सेटलमेंट। क्रेडिटर्स से कितना? 1,75,000 पूरा पेमेंट कर दो। क्रेडिटर को पूरा पेमेंट कर दो। क्वेश्चन में बैंक है तो बैंक ही लिखना। क्रेडिटर्स को पूरा पेमेंट कर दिया 1,75,000। क्रेडिटर्स गए। अगला बढ़ो। 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट्स रियलाइज्ड 1,98,000। अदर फिक्स एसेट्स, ये रही अदर फिक्स एसेट्स। इनसे मुझे कितना रियलाइज्ड हुआ? पहले तो मुझे बाय बैंक लिखना है। अभी डेटर का कॉलम अपना ने छोड़ रखा है। 90% ऑफ अदर फिक्स एसेट्स, अदर फिक्स एसेट जो है वो 3,80,000 की है। इसका 90% और 10%, तो 90% से तो मुझे पैसे मिल गए हैं 1,98,000। इनसे तो मुझे मिल गया 1,98,000, और बाकी से रिमेनिंग से मुझे रियलाइज्ड हुए हैं 15% डिस्काउंट।
तो बेटा जी पहले आपको 3,80,000 का 10% निकालना होगा, यानी कि 38,000 के इन्वेस्टमेंट। इधर क्यों नहीं निकाला? क्योंकि इधर इन्होंने डायरेक्ट बोल दिया कि जो अदर फिक्स एसेट्स है उसकी 90% जो फिक्स एसेट्स है उससे मुझे 1,98,000 मिल गए, लेकिन जो 10% के इन्वेस्टमेंट थे उनसे मुझे 15% डिस्काउंट पे पैसा रियलाइज्ड हुआ। तो 38,000 का 15% हुआ 5,700। तो इधर से मुझे पैसे कितने रियलाइज्ड हुए बेटा? 32,300। अब टोटल अदर फिक्स एसेट से मुझे रियलाइज्ड हुआ है 32,300 और 1,98,000। 2,30,300 रुपए मुझे अदर फिक्स एसेट से रियलाइज्ड हुआ है। अदर फिक्स एसेट से 2,30,300, ये दोनों को प्लस कर दिया। आया समझ में? ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे डिसोल्यूशन का पूरा रिवाइज हो जाता है। 90% से इतने पैसे मिले, 10% से 15% डिस्काउंट पे मिले। अदर फिक्स एसेट्स हो गई। आगे बढ़ो। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये रहा इन्वेस्टमेंट का बैलेंस। बैलेंस ऑफ इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट 75% वैल्यू। चलिए इसका 75% ही रियलाइज्ड हुआ। 80% के तो ये तो बॉबी ने ले लिए थे, और बाकी के जो 20% बचे हुए हैं इन्वेस्टमेंट 20,800, उनसे हमें 75% रियलाइज्ड हुआ है। तो 75% निकाल लो, 15,600। तो इन्वेस्टमेंट से 15,600 रुपए मिले। ये बॉबी ने ले लिए और इनको बेचा तो 75% ही रिकवर हुआ। आगे बढ़ो। फिक्स डिपॉजिट से 110% रियलाइज्ड हुआ। इन्वेस्टमेंट हो गए हैं, अदर फिक्स एसेट्स हो गई, अब फिक्स डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट से हमें 110% रियलाइज्ड हुआ। 110 यानी कि 10% ज्यादा, तो 70 का 10% 7,000, मतलब फिक्स डिपॉजिट से मिल गए हमको 77,000। ठीक है भाई, फिक्स डिपॉजिट भी हो गया। अभी डेटर का पॉइंट बचा है, फिर आगे बढ़ते हैं। देयर वॉज एन ओल्ड फर्नीचर और रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, मतलब डेटर का कुछ नहीं बोला है। तो डेटर से हमें कितने रुपए रियलाइज्ड हो रहे हैं? अब ध्यान से सुनना, इनसे तो हमें 59,100 रियलाइज्ड हुए, और इधर कितने के बचे? 1,17,000। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होता है तो हम यही मानेंगे कि फिक्स एसेट से उतने पैसे रियलाइज्ड हो गए। डेटर से 60,000 वाले से तो हमें 59,100 मिले, लेकिन जो बाकी डेटर बचे हुए हैं बेटा उनसे पूरा पैसा मिल गया, ऐसा ही माना जाता है ना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया है तो 59,100 प्लस 1,17,000, ये आया 1,76,100। ये पैसा हमें डेटर से मिला। ठीक, सारी एसेट्स रिकवर हो गई। अब देखो, आपने किसका लोन था? बॉबी टुक अवे द सेम फॉर हिज लोन। बॉबी का लोन कितने का दे रखा है? 85,000। यहां देखना थोड़ा सा, बॉबीज लोन, लोन लाइबिलिटी, मैं लोन लिखूंगी यहाँ पे 85,000, बाय बैलेंस BD 85,000। अब यदि मैं पेमेंट कर देती बेटा कैश में, तो टू कैश या टू बैंक लिख देती, बट मैंने 85,000 के लोन के बदले में उसको ओल्ड फर्नीचर दिया है जो हैज बीन रिटर्न ऑफ कंप्लीटली फ्रॉम द बुक 41,000। तो मैंने ओल्ड फर्नीचर दिया है 41,000 का। तो ये जो ओल्ड फर्नीचर है ये रियलाइजेशन में लिखना पड़ेगा। बाकी का पेमेंट मैंने कैश से चेक से कर दिया है टू बैंक, 85 में से जाएंगे तो 44। इस तरह से लोन का अकाउंट क्लोज होगा। तो जो लोन के बदले में आपने असेट्स दी है, ध्यान से सुनना, लोन के बदले में जो असेट्स दी है
तो ये टू रियलाइजेशन करके लिखा जाएगा। क्या करके लिखा जाएगा? टू रियलाइजेशन। तो यहाँ टू है तो यहाँ बाई साइड करके लिखना पड़ेगा, बाय बॉबीज लोन। लोन के बदले में असेट्स दोगे तो असेट्स को लिखना पड़ेगा। ये बैंक, ये नहीं लिखना पड़ेगा, ये डायरेक्ट बैंक अकाउंट में चले जाएगा, बाय बॉबीज लोन। याद आया? एक याले बाले वाला क्वेश्चन भी है ऐसा। आगे लास्ट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस हुए हैं 20,000 के, जो सनी और बॉबी ने किया है बिहाफ ऑफ द फर्म। फर्म के बिहाफ पे किसने किया है? सनी और बॉबी ने। तो सनी और बॉबी का नाम लिख देती हूं, टू सनीज कैपिटल अकाउंट और टू बॉबीज कैपिटल अकाउंट, क्योंकि फर्म अब इन दोनों को पैसा देगी, क्योंकि डिसोल्यूशन का खर्चा करने का हक किसका है? फर्म का। पर इन्होंने कर दिए 20,000 के आधे 10,000 हम सनी को दे देंगे और 10,000 हम बॉबी को। ये काई के एक्सपेंसेस हुए? डिसोल्यूशन के एक्सपेंसेस। अब मैं कहूं क्या क्वेश्चन खत्म हो गया? बिल्कुल नहीं। क्यों? क्योंकि क्रेडिटर का पेमेंट किया है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट का पेमेंट नहीं होता, लेकिन बिल पेबल और ईपीएफ इन दोनों का तो क्वेश्चन में बोला ही नहीं है, तो इन दोनों का पेमेंट हमें करना है। क्वेश्चन कंप्लीट तब होगा जब सारी लाइबिलिटी का पेमेंट हो जाएगा और सारी असेट्स रियलाइज्ड हो जाएगी। फिक्स्ड, इंटेंजिबल नहीं। तो बिल पेबल का पेमेंट हुआ 1,10,000 और ईपीएफ का पेमेंट हुआ 50,000। तो 1,10,000 प्लस 50,000, 1,60,000 का पेमेंट और हुआ। अब हुआ है पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। चलें अब टोटल कर ले, 1,60 और 20, 1,75, 55,000 और 8,17,000, 12,27,000 इधर का टोटल आ रहा है। उसमें से ये माइनस हो जाते हैं। पहले इसका टोटल करूं, 2,30,300, 15,600, 77,000, चलो अब इधर का टोटल करें। $96,320, ये आंसर आ गया बेटा आपका। बाय लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स। रेशियो तो बांट लेंगे। क्या रेशियो दे रखा है? 3:2। ये बॉबी और ये सनी। चलो तो ये कंप्लीट हो गया टोटल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, है ना? एक एक पॉइंट को ध्यान से समझना। यदि 80% ले लिया है तो कितना बचेगा, उसका पैसा मिला कि नहीं मिला, नहीं मिला तो वही बुक वैल्यू पे लिखेंगे। एक एक पॉइंट को ध्यान से रखना। लोन है, पार्टनर का लोन नहीं लिखेंगे, लेकिन पार्टनर के लोन को यदि हमने अलग से असेट्स दी हैं, है ना, तो फिर चाहे रिकॉर्डेड हो या अनरिकॉर्डेड तो वो यहाँ पे लिखेंगे। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। और अब इस वीडियो का लास्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, जो आपको सभी लोगों को प्री बोर्ड्स में आया था और आप बहुत कंफ्यूज थे, शेयर्स का क्वेश्चन जिसमें एमसीक्यूज बनाकर वो दे देते हैं, है ना। लेकिन ये क्वेश्चन करने के लिए आपको पूरा अच्छे से शेयर आना चाहिए, तब जाकर आपका ये क्वेश्चन होगा। ऐसे मैं 2-4 क्वेश्चंस आपको करवाऊंगी ताकि आपकी अच्छी से प्रैक्टिस हो जाए एग्जाम से पहले। देखो पहले क्वेश्चन को देखो आप, कितना बड़ा है। इक्विटी लायबिलिटीज 23 और 24, है ना, और शेयर कैपिटल ऑथोराइज्ड, इशूड, कॉल्ड अप,
ऑथोराइज कैपिटल, फिर देखो out of these 40,000 share were issued to the vendor as consideration for capital assets called up share capital। दो बैलेंस शीट दी हुई है, एक 2023 की और एक 2024 की। कैपिटल रिजर्व दिया है, सिक्योरिटी प्रीमियम दी हुई है, कंपनी ने took over the business of कृपा लिमिटेड, assets 12 लाख, लाइबिलिटी परचेस कंसिडरेशन दिया हुआ है। देखो पूरा क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। पहला क्वेश्चन MCQs, व्हाट इज द टोटल फेस वैल्यू ऑफ शेयर इशूड फॉर कैश बाय द कंपनी 2023 और 24। तो एक 23 है और एक 24 है, इशूड बोला है। तो ऊपर वाली बैलेंस शीट में देखो इशूड कैपिटल 4,50,000 इक्विटी शेयर बोला है, और नीचे देखो इशूड शेयर कैपिटल में 5,50,000 इक्विटी शेयर दे रखा है ना। पहले 4.5 लाख इक्विटी शेयर्स थे और फिर 5.5 लाख इक्विटी शेयर्स। इशूड वाला ध्यान दो बेटा। तो इन्होंने हमसे नंबर ऑफ इशूड शेयर पूछे, तो नंबर ऑफ इशूड शेयर्स कितने हो गए बेटा? 10 लाख। ठीक है, तो पहले का आंसर हम लिखेंगे 10 लाख। दूसरा ध्यान दो, शेयर इशूड फॉर कैश ड्यूरिंग द ईयर वर इशूड एट एज्यूमिंग दे वर इशूड टुगेदर 10, 8, 12 और 11.20। देखो आपका शेयर आपने इशू किया होगा, पहले 4.5 के थे 2023 में और 2024 में हो गए ये 5.5 के, मतलब आपने 1 लाख के शेयर इशू किए। क्वेश्चन पूरा ध्यान से समझना, कितने के इशू किए? 1 लाख। लेकिन इस 1 लाख में से 40,000 के शेयर्स तो आपने वेंडर को दे दिए, 40,000 के शेयर्स जो इशू हम मान रहे हैं वो किसको दिए? हमने वेंडर को। तो बाकी कितने के बचे बेटा? 60,000। 60,000 के शेयर्स जो है वो हमने मार्केट में इशू किए। अब देखो प्रीमियम 2 लाख की थी और 2 लाख से कितने की हो रही है? 3,20,000 की। सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व 1,20,000 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। पहले सिक्योरिटी प्रीमियम 2 लाख की थी, फिर सिक्योरिटी प्रीमियम हो गई 3,20,000 की, तो 1,20,000 से प्रीमियम बढ़ रही है, मतलब 1,20,000 रुपए हमारे पास प्रीमियम के पैसा आया है। कहां से आया? 60,000 के शेयर से 1,20,000 रुपए प्रीमियम का पैसा आया है। कहां से आया? 60,000 वाले शेयर से। तो हमने इनसे प्रीमियम पे कितने रुपए लिए? 2 रुपए। तो 10 रुपए का शेयर और 2 रुपए की प्रीमियम, टोटल कितने पे शेयर हमने इश्यू किया? 12 रुपए में। इसको आपको पॉज कर करके बार बार सुनना होगा, तब जाके क्वेश्चन आएगा। नेक्स्ट, 1 अप्रैल 2024 को कंपनी ने फोरफिटेड किए थे डिफॉल्टिंग शेयर, बिल्कुल किए थे। 5,000 शेयर डिफॉल्टिंग फोरफिटेड किए, देखो नीचे लिखा हुआ है, बैलेंस शीट देखो। What amount will appear in share forfeiture? ये तो आपको आता है। 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए का पैसा नहीं दिया उन्होंने। 5,000 शेयर्स पे 2 रुपए नहीं मिले, तो कितने रुपए मिले? 8 रुपए। फोरफिटेड में कौन सा अमाउंट आता है? जो पैसा मिल जाता है। तो 5,000 शेयर्स पे 8 रुपए के हिसाब से 40,000 रुपए हमें मिल गए। कितने रुपए मिले? 40,000। ये पैसा कहाँ आएगा? फोरफिटेड में। ध्यान रखना, जो हम शेयर को फोरफिटेड करते हैं तो उसमें फोरफिटेड में कौन सा पैसा आता है? जो व्यक्ति ने दे दिया है। मतलब 40,000 रुपए फोरफिटेड में आएंगे। कितने शेयर्स के? 5,000 के। इसका आंसर होगा 40,000। ठीक है, फिर नेक्स्ट, फोर्थ, what will be the number of issued share as on April 2024 after the forfeiture of these share? ठीक है, फोर्थ वाला बताओ। फोर्थ का तो बेटा 5,000 शेयर्स हैं,
लेकिन आपने फिर शेयर री इशू भी कर दिए। व्हाट विल बी द नंबर ऑफ इशूड शेयर? 1 अप्रैल 2024 को पूछ रहा है, 31 मार्च 2024 नहीं पूछ रहा है, 1 अप्रैल पूछ रहा है, ध्यान देना। तो 1 अप्रैल 2024 को हमारे पास टोटल कितने 5,50,000 इक्विटी शेयर्स ही हैं, तो इसका फोर्थ का आंसर होगा बी 5,50,000। फिफ्थ, if 2000 of forfeited share were reissued 14 rupees per share। देखो सेकेंड बैलेंस शीट में 5,000 शेयर्स को हमने फोरफिटेड किया, ठीक है भाई। वो कह रहे हैं कि हम 2,000 शेयर्स को 14 रुपए में बेच दें, ठीक है। तो 10 रुपए का शेयर था, 14 में बेच रहे हैं, यानी कि 4 रुपए एक्स्ट्रा, यानी कि 8,000 रुपए क्या आए हमारे पास? प्रीमियम। इन्होंने कहा कि 2,000 शेयर्स को हम 14 रुपए के हिसाब से यदि बेच देते हैं, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ सिक्योरिटी प्रीमियम? तो सिक्योरिटी प्रीमियम में पहले 3,20,000 पड़े हुए हैं, देखो 2024 में 3,20,000 है, 8,000 की प्रीमियम और आ जाएगी, तो टोटल कितने हो गए? 3,28,000। प्रीमियम में कितना पैसा जाएगा? 3,28,000। एंड कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? एंड कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा? तो कैपिटल रिजर्व में 40,000 है। अब ध्यान से सुनना, अब आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आपने 5,000 शेयर्स का फोरफिटेड का अमाउंट है 40,000, आपने 2,000 शेयर्स को री इशू कर दिया, फॉर्मूला लगेगा 5,000 का फोरफिटेड अमाउंट 40,000 है, तो 2,000 का फोरफिटेड अमाउंट कितना होगा? 40,000 डिवाइडेड 5 इंटू 2, 16,000। अब 2,000 शेयर्स को आपने 14 रुपए में बेचा है, मतलब डिस्काउंट तो है ही नहीं, यदि डिस्काउंट होता तो माइनस करते। याद करो कैपिटल रिजर्व में अमाउंट कैसे जाता है, पहला फोरफिटेड 5,000 का है और दूसरा 2,000 का, ऊपर वाले में से नीचे वाला माइनस होगा। लेकिन यहाँ तो हमने 4 रुपए प्रीमियम पे री इशू किया है, यानी कि पूरे के पूरे 16,000 रुपए कहाँ ट्रांसफर हो जाएंगे? कैपिटल रिजर्व में। तो 56,000 ये कैपिटल रिजर्व का आंसर, ये सिक्योरिटी प्रीमियम। 5,000 के शेयर को फोरफिटेड कर रहे हो और री इशू कितने के कर रहे हो? 2,000। तो 5,000 का फोरफिटेड अमाउंट इतना है, तो 2,000 का 16,000 होगा। डिस्काउंट नहीं है, प्रीमियम पे री इशू कर रहे हैं, तो पूरा का पूरा पैसा कैपिटल रिजर्व में जाएगा। याद आया? ठीक है, तो इसका आंसर होगा 3,28,000 और 56। ठीक है, लास्ट, what will be the amount in called up and fully paid subhead after the reissue of 2,000 शेयर? यदि हम 2,000 शेयर्स को रीइशू करते हैं, तो 2,000 शेयर्स को, ठीक है, रीइशू किया, प्रीमियम तो अलग लिख दी हमने, तो 20,000 रुपए की हमारी कैपिटल ये आई, और पहले की हमारी है 54,50,000 कैपिटल। 54,50,000 क्यों? क्योंकि 5,45,000 के जो शेयर्स हैं उनसे हमें कितने पैसे मिल गए थे? 54,50,000। 5,000 शेयर्स फोरफिटेड कर लिए थे, उनको अलग कर दो। ठीक, अब उन 5,000 में से 2,000 को हमने रीइशू कर दिया, तो 2,000 को प्लस करो। फोरफिटेड अमाउंट को नहीं लेना है, लेकिन यदि रीइशू कर देते तो वो पैसा मुझे मिल गया। मैंने 5 स्टूडेंट को भगा दिया, हटा दो, 2 स्टूडेंट नए आ गए, वापस जोड़ लो, तो फीस मेरी कितनी हो गई? 54,70,000। 5 स्टूडेंट्स को मैंने भगा दिया क्योंकि उन्होंने मुझे पैसे नहीं दिए थे, 10 पढ़ा रही थी, 5 हटा दिया, 5 बच्चे, फिर 2 बच्चे नए आ गए, तो 5 और 2 कितने हो गए? 7। मुझे टोटल कितना पैसा मिलेगा? 54,70,000। ये क्वेश्चन समझने के लिए बेसिक तगड़ा होना चाहिए। अगर ये बेसिक यहां से तो हेल्प मिलेगी। इसके लिए आपको मेरी प्लेलिस्ट में जाकर सारे बैलेंस शीट के और पीवाईक्यूज, मैंने यहाँ पे पीवाईक्यूज भी बनाए हैं बैलेंस शीट के, आप उसको सर्च करके उसको देखो, या एंड स्क्रीन पे देख लेना बैलेंस शीट के पीवाईक्यूज, है ना, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहा आप लोगों के लिए। मैंने आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक समझाए और रिलेटेड चीजें भी।
नेक्स्ट ओसवाल में सिर्फ पार्ट बी बचा है जो हम एक में ही कंप्लीट कर देंगे। यहाँ पे भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कैश फ्लो और एमसीक्यूज हैं। ठीक है, तो हमने अपना ओसवाल सैंपल पेपर फर्स्ट कंप्लीट कर लेंगे। 4 वीडियोस आपके पास हैं। फर्स्ट कंप्लीट करने के बाद सेकंड देखना, सेकंड के बाद थर्ड और थर्ड के बाद फोर्थ। अगर आपने ये सारी प्रैक्टिस की होगी तो आपको पूरा ओवरऑल रिवाइज होगा। और इसके साथ ऐसे क्वेश्चन दूसरे, है ना। आप लोग बेटा प्रैक्टिस कैसे करो, पूरी प्लेलिस्ट में हर चैप्टर के मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखे हैं। वो क्वेश्चन और पीवाईक्यू बिल्कुल मत छोड़ो और ये आपका पेपर बहुत सॉलिड जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है। सपोर्ट द चैनल, सपोर्ट टू मी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।